जन गाजर लगाने के लिए एक्साइटेड है और खरगोश भी, लेकिन कोई और उन्हें दूर से देख रहा है। एक बड़ी और क्यूट सी मक्खी सेयुजन और खरगोशों को गाजर के बीज हासिल करने का जश्न मनाते हुए देखती है। मक्खी इस दृश्य से प्रभावित होकर नए बीजों और सेयुजन और खरगोश के खुशी भरे जश्न को बेहतर तरीके से देखने के लिए पास मंडराती है। फिर जैसे ही सीन बदलता है, हम हस्बैंड और वाइफ रैबिट्स को खुशी से गाते हुए और उस जगह के पास आराम करते हुए देखते हैं जहां सेयुजन ने गाजर के बीज लगाए थे। उनकी खुशी को देखते हुए सेयुजन को एहसास होता है कि भले ही गाजर अभी तक अंकुरित नहीं हुए हैं, खरगोशों का उनके प्रति एक गहरा लगाव जरूर होगा, लेकिन वो उन्हें मौज मस्ती करने देता है और एक झपकी ले लेता है। उठने के बाद सेयुजन फूलों को पॉलिनेट करने और हरी प्याज की कटाई करने की प्लान बनाता है। जैसे ही सेयुजन अपनी आंखें बंद करता है, एक बेबी रैबिट भी उसके पास आकर सो जाता है। लेकिन अचानक उसे अपने कान के पास से गुजर रही एक भिन भिनाने की आवाज़ सुनाई देती है। सेयुजन पूरी तरह से जागे बिना उस परेशानी को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन भिन भिनाहट जारी रहती है। फ्रस्ट्रेट होकर वो बड़बड़ाता है कि एक कीड़े को अभी ही आना था क्या। उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और आखिरकार वो जांच करने के लिए उठ जाता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने एक विशाल और प्यारी सी मक्खी देखी। मक्खी उत्सुकता से सेयुजन को देखती है और वो कुछ पल के लिए हकलाता है और फिर चिल्लाता है, ये कितनी क्यूट है। वो मान लेता है कि ये कीड़ा जरूर भेस बदले हुए एक मॉन्स्टर होगा। सेयुजन सावधानी से मक्खी को पास बुलाता है, उसके मॉन्स्टर फॉर्म को पहचानने की उम्मीद में, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही फीकी पड़ जाती है जब उसे पता चलता है कि ये एक पॉइजन हनी भी है। नाम पढ़ते ही उस पर डर छा जाता है। वो खरगोशों से पूछने के लिए मुड़ता है कि क्या वो जानते हैं कि मक्खी खतरनाक है या नहीं, लेकिन रैबिट कपल पहले ही अपने बच्चों के साथ जल्दी से अपने बिल में जा चुके थे। वो जहरीली मक्खी से डरे हुए थे, जिससे सेयुजन उन्हें भागते हुए देखकर स्टन रह गया। वो खरगोशों पर चिल्लाता है, उन्हें मतलब ही कहते हुए उसका चेहरा बिगड़ जाता है जब वो सोचता है कि वो उसे इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। जवाब की तलाश में सेयुजन टावर मैनेजर की तरफ मुड़ता है, जो उसे और जानकारी देता है। मैनेजर समझाता है कि पॉइजन हनी बीज कार्निवोरस जीव हैं जो अपने जहरीले डंक का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। डंक एक बड़ा खतरा है और मैनेजर सेयुजन को उनसे दूर रहने की सलाह देता है। सेयुजन ये जानकर डर जाता है कि ये मक्खियां मांस खाती हैं, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि अब वो सच में शहद की मक्खियां नहीं हैं। जैसे ही मक्खी पास आती है, सेयुजन उसे भगाने की पूरी कोशिश करता है, जोर देते हुए कि वो सिर्फ हड्डियों का एक बैग है जिसके पास देने के लिए कोई मांस नहीं है। वो मक्खी से विनती करता है, उम्मीद करता है कि वो उसे छोड़ देगी, लेकिन वो पास आती रहती है। सेयुजन उसे एक भयानक मॉन्स्टर के रूप में देखता है। उसका डर बढ़ता जाता है। अपनी उम्मीद खोते हुए सेयुजन अपने दूसरे हाथ से इधर उधर टटोलता है, खुद को बचाने के लिए कुछ ढूंढते हुए। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसके हाथ में टमाटर के पौधे की टूटी हुई डाली आती है, जिसमें एक फूल भी लगा हुआ था। सेयुजन उस काम चलाओ हथियार को मक्खी की तरफ घुमाता है, सलाह देता है कि उसे उसके बजाय फूल खाना चाहिए। मक्खी उत्सुक होकर टमाटर के फूल को देखती है और सेयुजन चिंतित रहता है जब वो पास आती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे एहसास होता है कि मक्खी असल में फूल का रस पी रही थी। सेयुजन हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन तभी मक्खी एक संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ मुस्कुराती है। सेयुजन ने टावर मैनेजर से सवाल किया, पूछते हुए कि क्या वो श्योर हैं कि मक्खियां कार्निवोरस हैं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर सेयुजन को एक बात समझ आई। उसे एक बहुत ही बुनियादी बात याद आई। मक्खियों को अमृत यानी नेक्टर पसंद होता है। उसने सावधानी से हनी बी के पास जाकर कहा कि अगर वो अभी भी भूखी है तो वहाँ बहुत सारे दूसरे फूल हैं जिनका वो आनंद ले सकती है। सेयुजन ने उसे जी भरकर खाने के लिए प्रोत्साहित किया और पॉइजन हनी भी खुशी से फूलों की तरफ उड़ गई। सेयुजन मन ही मन मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि जिस चीज़ से वो शुरू में डरा था वो एक सुखद आश्चर्य निकली। मक्खी की मौजूदगी से उसे अब चेरी टमेटोज को हाथ से पॉलिनेट नहीं करना पड़ेगा। उसकी नज़र एक पत्थर के पीछे छिपे रैबिट परिवार पर पड़ी। सेयुजन ने उन्हें एक निंदा भरी नज़र से देखा, कहते हुए कि वो सिर्फ अपनी चिंता करते हुए भाग गए थे। उसने सवाल किया कि उनकी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। खरगोश सेयुजन के गुस्से को शांत करने की कोशिश में उससे लिपट गए और एक क्यूट सा बर्ताव करने लगे। सेयुजन ने कहा कि वो उन पर गुस्सा करना बंद नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, पॉइजन हनी भी अपना खाना खत्म करके वापस आ गई। वो सीधे सेयुजन की तरफ उड़ी, जिससे वो कुछ कदम पीछे हट गया जब तक कि वो पत्थर से टकरा नहीं गया। सेयुजन ने मक्खी से पूछा कि क्या उसका पेट अभी तक नहीं भरा। अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब मक्खी धीरे से उसके पेट पर उतर गई। सेयुजन अपनी टी शर्ट ठीक करते हुए और थोड़ा स्ट्रेच करते हुए समझ गया कि मक्खी का उसे नुकसान पहुंचाने या डराने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ सोना चाहती थी और सेयुजन को वो सोते हुए भी बहुत क्यूट लगी। लेकिन उसके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी चिंतित था और सेयुजन ने मक्खी से पूछा कि क्या वो उसे डंक मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है। हैरानी की बात यह थी कि खरगोश भी नहीं भागे थे। सेयुजन को एहसास हुआ कि टावर में खोने के बारे में उसकी डायरी में एक और चैप्टर जुड़ने वाला है।
आज उसके डंजन के परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया है। सियोजुन की मक्खी से पहली मुलाकात के कुछ हफ्ते बीत चुके हैं और टोमेटो की फसल एक बार फिर कटाई के लिए तैयार है। जिस दीवार पर सियोजुन दिनों की संख्या लिखता था, वहां अब 24 अक्षर दिख रहे हैं। हर अक्षर 5 दिनों को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि वो यहाँ 120 दिनों से है। हम देखते हैं कि सियोजुन वाइफ रैबिट के साथ मेहनत से टोमेटोज तोड़ रहा है, जबकि हस्बैंड रैबिट गाजर के पौधों की देखभाल कर रहा है, उन्हें पानी दे रहा है। बेबी रैबिट्स आसपास खेलते रहते हैं। कभी कभी सियोजुन के बहुत पास आकर उसे परेशान करते हैं। वो उन्हें डांटता है और उन्हें कहीं और जाने का निर्देश देता है। बेबी रैबिट्स बेफिक्र होकर भाग जाते हैं और सियोजुन उनके भाई बहनों पर एक नज़र डालता है जो अपने ही खेल कूद में मगन है। उन्हें इतना बेफिक्र देखकर सियोजुन कहता है कि वो बहुत मज़े कर रहे हैं। आखिरकार जब तक वो अभी भी छोटे हैं, उन्हें खेलने का आनंद लेना चाहिए। पॉइजन हनी भी सियोजुन के पास आती है, उसके कंधे पर बैठ जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने दिन भर का अमृत पी लिया है। सियोजुन सोचता है कि पॉइजन हनी बी के आने और उनके परिवार का हिस्सा बनने के कई हफ्ते बीत चुके हैं। वो उसे बताता है कि जल्द ही लंच टाइम होने वाला है और मक्खी एक्साइटेड लगती है। धीरे से अपना गाल सियोजुन के गाल से रगड़ती है। वो बताता है कि पॉइजन हनी बी ने एक रूटीन बना लिया है। वो सुबह खेत में काम करती है, नेक्टर इकट्ठा करती है और शाम को वो गुफा के बाहर जंगल में वापस चली जाती है। उसके योगदान की वजह से उसका काम का बोझ काफ़ी कम हो गया है। वो खरगोशों को आवाज़ देता है, ऐलान करते हुए कि खाने का समय हो गया है, और वो उत्साह से उसकी तरफ दौड़ते हैं। उसे विश्वास है कि पॉइजन हनी भी शायद अपने असली समूह या छत्ते में वापस नहीं जाएगी। शायद उसके पास शुरू से ही कोई नहीं था। चाहे जो भी हो, उसने उनके इस अनोखे परिवार में अपनी जगह बना ली है और उन्होंने उसे खुले दिल से स्वीकार कर लिया है। जब वो अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, सियोजुन एक भुना हुआ हरा प्याज का तना पकड़ता है और हनी भी उस पर बैठ जाती है। हाल ही में उसने शहद थूकना शुरू कर दिया है और वो अभी भी वही कर रही है। शहद भुने हुए प्याज पर टपकता है, जिससे हनी ओनियन नाम का एक अनोखा डिश बनता है। ताज़े भुने हुए हरे प्याज का स्वाद पॉइजन हनी बी के चिपचिपे और मीठे शहद से और भी बढ़ जाता है। सियोजुन इस कॉम्बिनेशन के पीछे का राज जानते हुए हनी अनियन का एक बाइट लेता है और चिल्लाता है, वाओ, ये बेहद मीठा और स्वादिष्ट है। खरगोश भी उसकी खुशी में शामिल होते हैं जब वो शहद से सने भोजन का आनंद लेते हैं। सियोजुन हनी बी से बातचीत करता है, अपना शुरुआती डर व्यक्त करते हुए जब उसने उसके जहरीले स्वभाव का पता लगाया था, लेकिन वो जल्द ही उसके जीवन पर उसके सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करता है। उसके कारण उसे तुरंत शहद मिल सका और उसने उसकी खेती बढ़ाने में भी मदद की। जुल हनी अनियन का आनंद लेते हुए हनी बी को उसकी अनमोल सहायता के लिए धन्यवाद देता है। वो कहता है कि कुछ महीनों में वो इतना शहद खा लेगा कि वो जंगल में भालुओं की बराबरी करेगा। अचानक टावर मास्टर से एक मैसेज आता है जो सियोजुन की प्रगति के लिए मास्टर की खुशी व्यक्त करता है, लेकिन जैसे ही वो मैसेज पढ़ने के लिए मुड़ता है, वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। कई और दिन बीत जाते हैं और सियोजुन को एहसास होता है कि ब्लू मून जल्द ही आने वाला है। वो पत्थर की दीवार पर लिखे अक्षरों को पढ़ता है, जबकि देवी रैबिट्स अपनी शरारतें जारी रखते हैं और खाना चबाते रहते हैं। सियोजुन आने वाले ब्लू मून के बारे में थोड़ी बेचैनी महसूस करता है। भले ही पिछली घटनाओं के दौरान कुछ बुरा नहीं हुआ है, वो समझता है कि किसी भी पल कुछ भी गलत हो सकता है। इस बार एक सुरक्षित ब्लू मून की उम्मीद करते हुए वो इस तथ्य पर विचार करता है कि उसके खोने का ये 121 दिन है और ये ब्लू मून के दिन के साथ मेल खाता है जो हर 30 दिन में होता है। सियोजुन प्याज के पत्तों से बना एक बैग लिए हुए है जिसमें चरी टमाटर भरे हैं। वो उन्हें उनके मामूली खाना छिपाने की जगह एक पत्थर के घेरे में रखता है जो हरे प्याज के पत्तों से ढका होता है। सियोजुन ने भी हरे प्याज के पत्तों से बनी एक जैकेट पहनी हुई है और वो कहता है कि इतना खाना काफ़ी होगा, लेकिन उसका ध्यान रैबिट परिवार की तरफ जाता है। हस्बैंड रैबिट और वाइफ रैबिट अपने बच्चों को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे और बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। सियोजुन ये भी नोटिस करता है कि खरगोश आज खास तौर पर चिंतित लग रहे हैं क्योंकि ब्लू मून का समय लगभग आ गया है। सियोजुन उन्हें घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है जब वो रैबिट परिवार को एक साथ इकट्ठा होते हुए देखता है। सियोजुन ऐसी कोई चीज़ नहीं सोच पा रहा था जो उन्हें इतना गंभीर बना दे, लेकिन वो चिंतित या डरे हुए भी नहीं लग रहे थे। सियोजुन खरगोशों से पूछने ही वाला था कि क्या सब ठीक है, जब रैबिट कपल अचानक अपने बच्चों को पीछे छोड़कर अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। वो अपने घर के अंदर भाग जाते हैं और सियोजुन उनके इस काम से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन रैबिट कपल वापस मुड़ते हैं और अपने बच्चों को हाथ हिलाते हैं। वो ऐसे शब्द कहते हैं जो सियोजुन समझ नहीं पाता और इसके साथ वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, सियोजुन को शॉक की स्थिति में छोड़कर। उसने जो अभी अभी देखा था वो हैरान था।
स्योजुन सवाल करता है कि माता पिता खरगोश अपने छोटे बच्चों को ब्लू मून के दौरान बाहर कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, ब्लू मून इवेंट शुरू हो जाता है। चंद्रमा सूरज को ग्रहण लगा देता है। एक नीली रोशनी छा जाती है जो दुनिया को ढक लेती है। स्योजुन को अपने पीछे से एक खतरनाक जीव की दहाड़ सुनाई देती है, जिससे वो लाजवाब हो जाता है। चिंतित होकर वो धीरे धीरे मुड़ता है, एक ऐसा दृश्य देखने के लिए जो उसकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। शोर बढ़ जाता है और भी ऊंची दहाड़ों और गुर्राहटों में बदल जाता है, लेकिन वो किसी बाहरी स्रोत से नहीं आ रहे थे। इस शोर का स्रोत कोई और नहीं बल्कि बेबी रैबिट्स थे। अब वो अपने पहले जैसे प्यारे रूप में नहीं दिख रहे थे। अब उनका एक हैरान कर देने वाला रूपांतरण हो चुका था। वो क्रूर मॉन्स्टर्स में बदल गए थे। स्योजुन चुपचाप विश्वास न करते हुए देखता है जब बेबी रैबिट्स, जो अब विशाल और दानव जैसे हो गए थे, साइज में बढ़ गए थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, उनकी आंखें लाल जल रही थीं और उनके पास खतरनाक रूप से तेज पंजे और दांत थे। जैसे ही बेबी रैबिट्स दहाड़ते हैं, स्योजुन खुद को स्थिति की सच्चाई पर सवाल करते हुए पाता है। स्योजुन हैरान और कंफ्यूज होकर चिल्लाता है, ये आखिर हो क्या रहा है? स्थिति को ना समझ पाते हुए वो विश्वास कर लेता है कि उसकी किस्मत का फैसला हो चुका है। लेकिन अचानक एक अजीब मोड़ में कुछ बिल्कुल अनपेक्षित होता है। खरगोशों से एक चमकदार बैंगनी रोशनी निकलने लगती है, जो अपनी चमक से आंखें चौंधिया देती है। रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि सेवजुन को अपनी आंखें बचाने के लिए उन्हें कसकर बंद करना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे ही रोशनी कम होती है, एक उल्लेखनीय रूपांतरण होता है। बेबी रैबिट्स एक अद्भुत एवोल्यूशन से गुजरते हैं, धीरे धीरे बढ़ते और परिपक्व होते, जब तक कि वो अपने माता पिता जैसे नहीं दिखने लगते। उनमें से 4 सफ़ेद खेती करने वाले खरगोशों का रूप ले लेते हैं, जबकि एक अलग ही दिखता है। उसके बाल गहरे काले रंग के होते हैं। जब खरगोश खुशी से इधर उधर कूदते और उछलते हैं, सेवजुन वहाँ खड़ा रहता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, अपने सामने हो रहे इस अविश्वसनीय दृश्य से पूरी तरह से हैरान। शॉक की स्थिति में सेवजुन उनसे पूछता है कि क्या वो अब वयस्क खरगोश बन गए हैं, और खरगोश खुशी से इसकी पुष्टि करते हैं। सेवजुन को अब एहसास होता है कि ये ज़रूर फार्मर रैबिट के विकास चक्र का एक हिस्सा होगा। उनके जन्म के बाद से ये चौथी ब्लू मून की रात है, और सेवजुन सोचता है कि क्या ये किसी प्रकार का कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है। अचानक सेवजुन सोचता है कि कैसे उसे लगा था कि खरगोशों के साथ कुछ गड़बड़ है। वो अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेता है और सिसकने लगता है। ये देखकर खरगोश सभी शॉक्ड और चिंतित हो जाते हैं। काला खरगोश सेवजुन को सांत्वना देने की कोशिश करता है, चाहता है कि वो अब और उदास ना हो। जब सेवजुन ये इशारा देखता है तो उसे एहसास होता है कि खरगोश का स्वभाव अभी भी पहले जैसा ही है। सेवजुन अभी अभी वयस्क हुए खरगोशों की क्यूटनेस से अभिभूत हो जाता है। वो उदास होना बंद कर देता है और खरगोशों को लिटिल क्यूट थिंग्स कहने लगता है। वो उन्हें रेट्रिब्यूशन किसेस भी देना चाहता है, जिससे दूसरे खरगोश भाग जाते हैं। आखिरकार ब्लू मून गुजर जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हस्बैंड रैबिट दरवाज़ा खोलता है और उसकी पत्नी उसके ठीक पीछे होती है। वे देखते हैं कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो इस समय सेवजुन के साथ आग के चारों ओर बैठे हैं। सेवजुन उन्हें हाथ हिलाता है और हस्बैंड रैबिट मुस्कुराना बंद नहीं कर पाता। कपल अपने बच्चों की तरफ दौड़ते हैं और वो उन्हें कसकर गले लगाते हैं। सेवजुन इस दिल को छू लेने वाले दृश्य को प्यार से देखता है। वो सोचता है कि क्या उसे खरगोशों के लिए तोहफे के रूप में एक कमिंग ऑफ एज फीस्ट तैयार करना चाहिए। लेकिन उसका ध्यान एक खरगोश की तरफ जाता है जो उत्साह से अपना हाथ उठाता है और कुछ कहता है। सेवजुन उसे ध्यान से देखता है और फिर अचानक खरगोश के हाथ में एक बेल्च आ जाता है। खरगोश गर्व से उसे दिखाता है और सेवजुन उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि उन सब के पास क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक खरगोश नहीं था, उसके सभी भाई बहनों के पास कुछ न कुछ था। सेवजुन देखता है कि एक खरगोश को एक सिकल और एक बैंडाना मिला है, एक और खरगोश को गाड़ी मिली है और वो खुशी से अपने काले खरगोश भाई को खींच रहा है। एक सफ़ेद खरगोश के पास एक वाटरिंग कैन था और बेलचे वाला खरगोश अपना टूल दिखाने वाला पहला था। खरगोश अपने टूल्स पाकर खुश हैं और प्यार से उन्हें दिखाते हैं, जबकि उनके माता पिता उत्साह से उनके लिए तालियां बजाते हैं। सेवजुन को एहसास होता है कि अभी अभी क्या हुआ है। खरगोश आइटम्स समन कर सकते हैं। वो समझता है कि जब खरगोश वयस्क फार्मर रैबिट्स बन जाते हैं तो उनके पास अपने टूल्स हो सकते हैं, लेकिन सेवजुन उन टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर अचानक गाड़ी वाला सफ़ेद खरगोश गलती से काले खरगोश को गिरा देता है। सेवजुन इस घटना से हैरान होकर सोचता है कि काला खरगोश दूसरों की तरह अपना टूल समन क्यों नहीं कर रहा है।
खुद को साबित करने के लिए काला खरगोश अपना टूल समन करता है। सेओजुन की हैरानी का ठिकाना ना रहा। जो टूल प्रकट होता है वो एक विशाल लकड़ी का हथौड़ा है जो साइज में बहुत बड़ा है, खासकर एक खरगोश के लिए। सेओजुन सोचने लगता है कि काले खरगोश के पास इतना अजीब टूल क्यों है जो एक आम खेती के उपकरण जैसा नहीं लगता। लेकिन काला खरगोश थोड़ा सा विरोध दिखाता है, हल्के से ये बताते हुए कि वो कोई मामूली खरगोश नहीं है। सेओजुन खरगोश की इस अलग पहचान को नोटिस करता है, जबकि वो अपने भाई बहनों को आसानी से सफेद फार्मर रैबिट्स के रूप में पहचान सकता था। ये खास खरगोश अलग था, वो एक वॉरियर ब्लैक रैबिट था। सेओजुन को अपना नाम लेते हुए सुनकर काला खरगोश शरारत से आंख मारता है, जिससे स्थिति में एक रहस्य सा जुड़ जाता है। थोड़ी देर बाद खरगोश खेत में काम करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चे भी अपने माता पिता की तरह मेहनत से काम कर रहे हैं और कभी कभी उनसे बेहतर भी काम करते हैं। वाटरिंग कैन वाला खरगोश अपने पिता की पौधों को पानी देने में मदद करता है। सिक्कल वाली अपनी माँ को अपने स्किल से प्रभावित करते हुए तेजी से हरी प्याज काटती है। गाड़ी वाला खरगोश टमाटर ले जाता है, जबकि बेलचे वाला नई फसलों के लिए गड्ढे खोदता है। फिर गाड़ी वाला खरगोश आता है, पके हुए टमाटर से भरी गाड़ी धकेलते हुए, और सेओजुन खरगोश को टमाटर्स को पास के एक घर में रखने का निर्देश देता है। जैसे ही वो खरगोशों का काम देखता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, ये देखते हुए कि एक समय के क्यूट छोटे बच्चे कितने अच्छे से बड़े हो गए हैं। लेकिन सेओजुन नोटिस करता है कि काला वॉरियर रैबिट उसके पास लेटा हुआ है, दुनिया की परवाह किए बिना खुशी से टमाटर चबा रहा है। सेओजुन को एहसास होता है कि इस खास रैबिट के पास इस वक्त कोई काम नहीं है। उत्सुक होकर वो काले खरगोश से बातचीत शुरू करता है। कहता है कि एक वॉरियर रैबिट के रूप में उसकी भूमिका आमतौर पर लड़ाई करने की होती, लेकिन क्योंकि वो गुफा में है, यहाँ लड़ने के लिए कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। सेओजुन समझता है कि खेत को कोई खतरा न होने के कारण काले खरगोश का कोई साफ उद्देश्य नहीं है। काला खरगोश इस बात को मानता है, थोड़ा निराश महसूस करते हुए। सेओजुन मानता है कि काले खरगोश का शक्तिशाली हैमर भी खेती के कामों में ज्यादा काम नहीं आएगा, और सोचता है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन सेओजुन की हैरानी का ठिकाना ना रहा जब काला खरगोश उत्साह से एक आइडिया के साथ आता है और जोश से इशारे करता है। काला खरगोश सेओजुन को गुफा के अंदर एक तालाब तक ले जाता है, उत्साह से उसकी तरफ इशारा करते हुए। सेओजुन चिल्लाता है, आइडिया की शानदारता को समझते हुए तालाब में मछली का शिकार करना एक अलग तरह की लड़ाई मानी जा सकती है, और इस तरह काला खरगोश भी एक मददगार तरीके से योगदान दे सकता है। फिर सेओजुन एक प्लान बनाता है। वो तालाब से मछलियों को लुभाने के लिए एक मशाल का इस्तेमाल करेगा, जबकि काला खरगोश उन्हें पकड़ने का जिम्मेदार होगा। सेओजुन काले खरगोश से कहता है कि वो अपने वॉरियर स्किल्स दिखाए, और खरगोश उत्साह से मान जाता है। सेओजुन तालाब के किनारे के पास मशाल लहराता है और अचानक एक पिरान्हा आग की तरफ आकर्षित होकर पानी से बाहर कूद पड़ती है। सेओजुन काले खरगोश से कहता है कि ये उसका चमकने का पल है, और खरगोश अपने शक्तिशाली हैमर के साथ कूदता है। एक शक्तिशाली झटके से काला वॉरियर रैबिट मछली पर वार करता है, उसे हवा में उड़ा देता है। मछली गुफा की दीवार से एक जबरदस्त टक्कर के साथ टकराती है, जिससे सेओजुन परिणाम से हैरान रह जाता है। वो देखता है कि कैसे काले खरगोश के हमले ने मछली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, उसे कीमा बना दिया। मछली का मांस हर दिशा में बिखर जाता है और सिर्फ सिर और हड्डियां ही बचती हैं। काला खरगोश वापस मुड़ता है, सेओजुन को थम्स अप देता है, उस गड़बड़ी से अनजान जो उसने मचा दी है। सेओजुन इस परिणाम से पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, और उसका रिएक्शन बिल्कुल जायज़ है। बाद में जब वो रात के खाने में मछली पेश करता है तो ये मूड खराब कर देता है। डिनर टेबल पर एक निराशा का माहौल छा जाता है, और सेओजुन और काला खरगोश दोनों निराश महसूस करते हैं। यहाँ तक कि दूसरे खरगोश भी ऐसी हालत में मछली खाने से बहुत खुश नहीं होते। सेओजुन काले खरगोश को सांत्वना देने की कोशिश करता है, उसे विश्वास दिलाता है कि वो प्रैक्टिस के साथ बेहतर हो जाएगा। वो खरगोश को उदास ना होने के लिए कहता है और खाने का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। धीरे धीरे सभी खरगोश अपनी भूमिकाओं में ढलने लगते हैं, जिसमें काला वॉरियर रैबिट भी शामिल है, जो मछली पकड़ने में और भी निपुण हो जाता है। अपनी शुरुआती असफलता के बाद वो अब सिर्फ अपने हाथों से तेजी से मछली पकड़ सकता है, और सेओजुन उसका हौसला बढ़ाता है। दूसरे खरगोश भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और सब कुछ ठीक से चल रहा है। एक और दिन उगता है और ये 25वां दिन है। सीड स्टोर खोलने का 1 महीने का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है, और सेओजुन को एक्साइटमेंट का एहसास होता है जब वो स्टोर को एक बार फिर खुलते हुए देखता है। वो उत्सुकता से सोचता है कि इस बार किस प्रकार की फसलें उपलब्ध होंगी और उसे कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। सिस्टम विंडो सेओजुन के सामने प्रकट होती है, उसे बताते हुए कि उसके वर्तमान लेवल पर आज 3 अलग अलग प्रकार के बीज बेचे जा रहे हैं, लेकिन वो उनमें से सिर्फ एक ही खरीद सकता है। उसे दिए गए ऑप्शंस इस प्रकार हैं: 50 मीठे कद्दू के बीज 1 टावर कॉइन में, 10 तरबूज के बीज 5 टावर कॉइन्स में, और 200 मोम जैसे मक्के के बीज 0.5 टावर कॉइन में।
इस बार बीजों की लिस्ट देखकर सियोजुन हक्का बक्का रह जाता है, ये नोट करते हुए कि पिछली बार के मुकाबले कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। उसे एहसास होता है कि पिछली बार गाजर के बीज खरीदने के बाद उसके पास सिर्फ 0.9 टावर कॉइन्स बचे हैं। इस रकम से सियोजुन सिर्फ वैक्सीकॉन के बीज ही खरीद सकता है। वो सोचता है कि अगर बीजों की कीमतें बढ़ती रहीं तो वो क्या करेगा। चिंताएं उसके मन में भर जाती हैं, क्योंकि उसे डर है कि अगली बार जब सीड स्टोर खुलेगा तो उसके पास कुछ भी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। इसके अलावा उसे इस जगह पर और पैसे कमाने का कोई साधन ना होने के कारण फंसा हुआ महसूस होता है। सियोजुन को याद आता है कि टावर के अंदर वो टावर कॉइन्स हासिल करने के 3 तरीके थे। पहला तरीका एक फ्लोर क्लियर करने के लिए रिवॉर्ड प्राप्त करना था, लेकिन वो रिवॉर्ड सिर्फ एक बार फर्स्ट क्लियर बोनस के रूप में दिए जाते थे और हंटर्स इससे ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाते थे। दूसरा तरीका मॉन्स्टर्स का शिकार करना और उनके शरीर के हिस्सों को बेचना था। मॉन्स्टर पार्ट्स को घूमने वाले व्यापारियों या फर्स्ट फ्लोर पर स्टोर में बेचा जा सकता था और ये हंटर्स के लिए पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका था। वे लगातार मुनाफा कमाने के लिए इन हिस्सों को बेचते रह सकते थे। एक और तरीका क्वेस्ट्स पूरा करना और उनके लिए रिवॉर्ड्स प्राप्त करना था, लेकिन ये ज़्यादा अनिश्चित था। रिवॉर्ड्स बहुत अलग अलग होते थे, इसलिए ये जानना मुश्किल था कि कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। सियोजुन अपनी स्थिति के बारे में सोचता है। 2 ऑप्शंस उसके लिए संभव नहीं थे। वो टावर नहीं छोड़ सकता था, इसलिए फ्लोर्स क्लियर करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब था कि पैसे कमाने का एक ही तरीका था, टावर मैनेजर द्वारा दिए गए क्वेस्ट्स पूरे करना। सियोजुन टावर मैनेजर को आवाज़ देता है, पूछते हुए कि क्या वो उसे सुन सकता है। वो अब क्वेस्ट्स पूरे करने के लिए टावर कॉइन्स से रिवॉर्ड देने का अनुरोध करता है। टावर मैनेजर जवाब देता है, कहते हुए कि उसे समझ नहीं आ रहा कि सियोजुन का क्या मतलब है, लेकिन वो वादा करता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसे वो सब देगा जो उसने मांगा है। सियोजुन कंफ्यूज्ड हो जाता है। टावर मैनेजर को टावर कॉइन्स के बारे में पता नहीं लगता और कहता है कि वो उसे तब देगा जब वो बड़ा हो जाएगा। सियोजुन फिर पूछता है कि उसे कब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि उसे बड़ा नहीं मान लिया जाता। टावर मैनेजर कहता है कि उसे कम से कम 300 साल का होना चाहिए। सियोजुन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और टावर मैनेजर के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करता है।